वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। दिस इज़ ओपल अक्टूबर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। और आज की क्लास में हम लोग लीवरेज को कम्प्लीटली समझने वाले हैं। बेसिकली लीवरेज का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ अ फर्म। ये फर्म की एक योग्यता है जिसके माध्यम से आप अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को, लॉन्ग टर्म फंडिंग्स को इस तरीके से यूज़ करते हो कि वो इक्विटी की रिटर्न को इंक्रीज़ कर दे। यानी बिज़नेस के अंदर जितना भी मुझे पैसा चाहिए, मान के चलिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, इस 10 लाख रुपए में मैंने डेब्ट से जो है 6 लाख रुपए उठा लिए और इक्विटी से मैंने 4 लाख रुपए उठा लिए। तो चाहता तो मैं ये भी कर सकता था कि 5-5 लाख रुपए दोनों से कर लूँ, यानी कि 5 लाख रुपए अपने लगा दूँ और 5 लाख रुपए बोरो कर लूँ, या 6 लाख रुपए अपने लगा दूँ और 4 लाख रुपए बोरो कर लूँ। लेकिन बोरोइंग फंड जैसे कि मैं पता है कि उनका फिक्स रिटर्न होता है, यानी उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो मैं फिक्स रेट से देना होता है। तो इसलिए वो जो हमें फ़ायदा होने वाला है उसको यूज़ करके मैं इक्विटी की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करने वाला हूँ। इसी को हम आम भाषा में लीवरेज कहते हैं। कि एक फर्म है, उसने एम्प्लॉय करे अपने लॉन्ग टर्म फंड्स को, हैविंग अ फिक्स्ड कॉस्ट, जिनकी कॉस्ट क्या थी? फिक्स थी। और इससे क्या किया उसने? इससे इन्हेंस किया रिटर्न को इन्हेंस किया उसने। किसकी? अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की, यानी कंपनी के असली मालिक की। अब जैसे कि ये डायग्राम में आप देख रहे हो, इन जनरल फिजिक्स के अंदर लीवरेज का मतलब होता है कि काफ़ी कम एफर्ट्स लगा के आप ज़्यादा काम कर दो। जैसे कि ये एक तरीके का फैक्यूलम है, इसके अंदर आप इस स्टिक को यूज़ करके जो है इस स्टोन को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये सेम मैकेनिज्म जो है आप कार के अंदर भी देखते हो। जब हम उसमें कार में पंचर लगाते हैं टायर में, तो उसके नीचे एक जैक फंसाते हैं, उस जैक्स को रोल आउट करके कार जो है अपलिफ्टेड हो जाती है। तो यानी काफ़ी कम एफर्ट लगाकर एक भारी भरकम इक्विपमेंट को, आपने मशीन को अपलिफ्ट कर दिया। इसी को हम लीवरेज कहते हैं, यानी कि कम एफर्ट्स लगाकर ज़्यादा काम निकालना। और यहाँ पे मतलब हुआ कि फिक्स कॉस्ट को यूज़ करके इक्विटी की रिटर्न को इंक्रीज़ करना लीवरेज कहलाता है। लीवरेज क्या करता है? पावर ऑफ पर्सन को इंक्रीज़ करता है विद स्मॉल एफर्ट्स। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जिक्र करा कि फिक्स कॉस्ट को, तो यूजुअली दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज़ होती है, यानी जितने नंबर ऑफ यूनिट आप इंक्रीज़ करोगे उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होती चली जाएगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट कैसा है कि अगर आप प्रोडक्शन 0 करो, अगर प्रोडक्शन आप 100 करो, अगर आप प्रोडक्शन 1000 कर दो, ठीक है जी, जितनी भी आप प्रोडक्शन कर दो, लेकिन फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहने वाली है, वो फिक्स्ड है। इसीलिए उसका एक एडवांटेज भी उठाया जा सकता होता है लीवरेज के माध्यम से। तो लार्ज द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट, यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर या आपके टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जितना ज़्यादा पोर्शन फिक्स कॉस्ट का होगा, उतनी ही ज़्यादा हायर लीवरेज का फ़ायदा आप उठा पाओगे। दिस इज कॉल्ड लीवरेज। हायर द डिग्री ऑफ लीवरेज, हायर द रिस्क भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको अगर इंटरेस्ट फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ इनकम भी ज़रूरी है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ इनकम नहीं है तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो जाएगा। तो हायर डिग्री ऑफ लीवरेज से हायर रिस्क होगा और हायर रिटर्न ऑफ इक्विटी भी होगी। यानी रिस्क और रिटर्न जो है पैरेलली चलते हैं। जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज होता है वैसे वैसे रिटर्न भी इंक्रीज होता है। इसलिए लीवरेज क्या है? एक डबल एज वेपन है, यानी इसके डबल प्रभाव पड़ते हैं, दो धारी तलवार है। इसका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है और अगर इनकम में स्टेबिलिटी नहीं है तो इसका नुकसान भी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर देखा जा सकता है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लीवरेज होती है बेसिकली 3 तरीके की लीवरेज होती है। ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेशनल एक्टिविटी की बात करती है। जिस भी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्ट के अंदर टोटल कॉस्ट का कंपोनेंट में कितना वेरिएबल का पोर्शन है और कितना जो है फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन है। और फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन कम हो, तो आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज डेवलप्ड हो जाती है। इट अकर्स व्हेन अ फर्म, ये कब आती है? जब फर्म के पास फिक्स कॉस्ट होती है एंड दैट मस्ट बी पेड इन रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स। यानी कि सेल्स अगर आप 10,000 होगी तब भी उतना ही पे करना है, अगर सेल 20,000 होगी तब भी फिक्स कॉस्ट उतनी है। यानी कि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, उसका रेंट है 10,000 रुपये। अब उस फैक्ट्री के अंदर चाहे आप 1 यूनिट बनाओ, चाहे 0 बनाओ, चाहे लैक्स यूनिट बनाओ, चाहे मिलियन बनाओ, ट्रिलियन बनाओ, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, तो आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करके जितनी मर्जी सेलिंग कर सकते हो, लेकिन रेंट उसका उतना ही रहने वाला है। दैट इज कॉल्ड लीवरेज। अब निकालने का तरीका क्या होता है? कंट्रीब्यूशन को हम EBIT से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से डिवाइड कर देते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ही आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हो। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन के अंदर सेलिंग कॉस्ट दी होती है, यानी कि टोटल आपने कितनी यूनिट्स बेची। एज्यूम कर लीजिए आपने 1000 यूनिट बेची और पर यूनिट की कॉस्ट 10 रुपये थी, तो आपकी सेलिंग कॉस्ट होगी 10,000 रुपये।
और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितने स्पेंड करी। तो जैसे कि आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट यूनिट के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम निकालें, मान लीजिए 1000 यूनिट ही आपने सेल करी, तो 1000 यूनिट पे लेट एज्यूम आपने 4 रुपये की जो है वेरिएबल कॉस्ट बियर करी, यानी कि 4000 रुपये का खर्चा करा। तो सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन को निकालने का एक तरीका और भी होता है कि आप फिक्स कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट या लॉस को प्लस माइनस कर दो। हालांकि ये बात का कंसेप्ट है, अभी इन जनरल आपको समझना है कि सेलिंग कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए। मान लीजिए 1000 है, और अगर ये 10,000 यूनिट होती 10,000 यूनिट होती तब भी ये कॉस्ट 1000 होती है। अगर ये 20,000 यूनिट होती तब भी 1000 होती है। अगर 5,000 यूनिट होती तब भी फिक्स कॉस्ट 1000 रुपये ही होती। तो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आपने घटा दी, तो आपके पास निकल कर आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड ऑल्सो कॉल EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें कितने लेवल पर ऑपरेटिंग लीवरेज हुआ, तो इसको हम डिग्री के माध्यम से निकालते हैं। तो इससे कैसे निकलेगा ये कि कितना चेंज हुआ, परसेंटेज कितना चेंज हुआ EBIT में, डिवाइड करके परसेंटेज चेंज इन सेल्स से आप उसको निकाल लेते हो। इनके फार्मूले आपको याद रखने हैं, कई बार सीधा एग्जाम में फार्मूले ही पूछे जाते हैं, और कई बार आपसे क्वेश्चन भी निकालने को बोल सकता है। तो चेंज इन EBIT, कितना परसेंटेज चेंज EBIT में हुआ, और चेंज इन सेल, आप इससे जो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको केवल इन टर्म्स ऑफ यूनिट निकालना है तो आप कंट्रीब्यूशन को EBIT से डिवाइड कर दोगे, और डिग्री में निकालना है तो चेंज इन EBIT डिवाइड बाय सेल्स कर दोगे। क्वेश्चन की मदद से आप अच्छा से समझेंगे इसे। देखिए, आप 800 यूनिट बेच रहे हैं, और पर यूनिट की जो कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, वो 10 रुपये का है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 6 रुपये की है। अब बोलते हैं कि क्या होगा अगर फिक्स कॉस्ट 1200, क्या होगा अगर फिक्स कॉस्ट 1800, और क्या होगा फिक्स कॉस्ट अगर 2400। तो समझते हैं तो तीनों केसेस में ABC 3 सिचुएशन है, तीनों में सेलिंग कॉस्ट 800 यूनिट इंटू 10 करेंगे तो 8000 8000 8000 आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट उसमें से घटाएंगे, 6 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, तो यहाँ भी 4800 तीनों में घट के हमारा जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो 3200 आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब फिक्स कॉस्ट पहले वाले केस में 1200 है, दूसरे वाले केस में 1800 है, और तीसरे वाले केस में 2400 है। तो जब मैं घटाता हूँ EBIT यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मेरे पास आता है 2000, 1400 और 800। अब फार्मूला क्या कहता है कि कंट्रीब्यूशन को EBIT से आप डिवाइड कर दीजिए। कंट्रीब्यूशन कितना है 3200, तीनों केसेस में 3200 है, और लेकिन फिक्स कॉस्ट तीनों केसेस में अलग अलग है। तो फिक्स कॉस्ट एक में 2000 है, एक में हमारे पास जो है 1400 है, और एक में हमारी फिक्स कॉस्ट 800 है। ठीक है जी, 2000 नहीं 1200 लिखना था, चलो एनी हाउ, सॉरी, ये नीचे हमारे पास EBIT है। EBIT 2000 हो गया, एक जगह पे 1400 हो गया, और एक बार 800 हो गया। तो तीनों केसेस के अंदर जब मैंने निकाला, पहले वाले केस में मेरी जो है ऑपरेटिंग लेवरेज 1.6 आती है, दूसरे केस में 2.29 आती है, और तीसरे में 4 आती है। तो इस क्वेश्चन से हमें समझ आया है कि हमारी टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा लीवरेज होगा। तो तीसरी सिचुएशन के अंदर मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, 2400 है, और उसमें मेरा जो लीवरेज है वो भी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 4 है। तो फिक्स कॉस्ट के इंक्रीज डिक्रीज होने से हमारी जो कॉस्ट लीवरेज है वो भी इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट की बात हो रही थी। अब ऑपरेटिंग लीवरेज को पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है, हमें ये पता चलता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है एक फ़िक्स कॉस्ट का खर्चा है। एक बार आप कोई मशीन लाओगे और उससे आप प्रोडक्शन करोगे, एक मशीन मान लीजिए 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर देती है 1 घंटे में, और उसका ये एडवांस मशीन जो है 1 घंटे में 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर देती है। तो फिक्स कॉस्ट पे जब भी आप स्पेंडिंग करोगे तो आपको टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन कौन सी लेनी चाहिए इसका आइडिया लगेगा। आपको सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए, आपको ये पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि कैसे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज हो रहा है, उनमें चेंजेस के कारण क्या है, और आपका बिजनेस रिस्क क्या है। बिजनेस रिस्क रेज होता है ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण। ऑपरेटिंग लीवरेज कब होती है, जब फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो आपको देनी ही देनी है, चाहे आप 1 यूनिट बेचें चाहे 1000 यूनिट बेचें, डजेंट मैटर। आपने कोई कोचिंग सेंटर खोला, चाहे आपके पास 5 बच्चे पढ़ने के लिए आए, चाहे 5000 है, लेकिन आपकी कॉस्ट तो उस ट्यूशन का जो कोचिंग का फीस है, जो उस रेंट है अकोमोडेशन का, वो तो उतना ही रहने वाला है। तो बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है ऑपरेटिंग लीवरेज के कारण, ये बात समझनी थी हमको। दूसरी जो लीवरेज है वो है हमारी फाइनेंशियल लीवरेज। ये रेज होती है हमारी फिक्स इंटरेस्ट के कारण। जैसे जैसे फिक्स इंटरेस्ट
इंक्रीज होगा। अब फिक्स इंटरेस्ट किस पे हो सकता है? डेब्ट पे होता है। आपके डेब्ट के ऊपर जो है इंटरेस्ट देना ही देना है। डेब्ट का मतलब जो होता है लोन। कोई भी आपने लोन लिया, चाहे डिबेंचर से लिया, चाहे आपने जो वो लोन है, आपने वो लोन मान लीजिए किसी बैंक से लिया, तो उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट आपको देना ही देना होता है। फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स प्रेफरेंस, शेयर के ऊपर डिविडेंड, ये सब आपको देने ही देने पड़ते हैं। तो जितना ज़्यादा फिक्स इंटरेस्ट वाली सिक्योरिटी होंगी, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था और नेट इनकम थ्योरी के अंदर, कि जितना ज़्यादा डेब्ट का प्रपोर्शन होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू फर्म इंक्रीज हो जाती है और ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। तो आपके डेब्ट कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जितना ज़्यादा डेब्ट होगा, फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी होगी, उतनी अच्छी आपकी फाइनेंशियल लीवरेज होगी। निकालने का तरीका बड़ा आसान है, EBIT डिवाइड बाय EBT लिखना था मुझे, यहाँ पे EBT है ये, ठीक है जी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो EBIT में से आप फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ को घटा देंगे तो EBT आ जाएगा। और वैसे आगे का बता रहा हूँ, अगर उसमें से टैक्स घटा दोगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और ये वो अर्निंग है जो रेसिडुअल है, जिसके ऊपर मालिकों का हक है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर का हक है। तो EBIT को अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से डिवाइड कर दोगे तो EPS आ जाता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर आ जाता है। तो ये इक्वेशन आपको समझना जरूरी है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सेलिंग में से वेरिएबल घटाओगे, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओगे तो आपके पास EBIT आ जाएगा। EBIT में से आप इंटरेस्ट घटाओगे तो EBT आ जाएगा। EBT में से आप टैक्स घटाओगे तो EAT आ जाएगा। और EAT को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे कि इतने नंबर ऑफ शेयर हैं, तो आपके पास EPS आ जाएगा। तो ये आपको एक पूरा समझ आना चाहिए। अगर आपको समझ आ गया तो इसकी मदद से भी आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। क्वेश्चन की मदद से समझ लेते हैं इसको। जैसे सेलिंग प्राइस है मेरे पास 1.5 लाख, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 50,000 मैंने घटा दी, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया मेरे पास 1 लाख, उसमें से फिक्स कॉस्ट 20,000 घटा दी, EBIT आ गया मेरे पास 80,000। अब उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन डेब्ट घटा दीजिए। मान लीजिए कोई 4 लाख के डिबेंचर है मेरे पास और 10% उसका इंटरेस्ट रेट है, तो 40,000 रुपये मैंने वो घटा दिए, तो EAT मेरे पास 40,000 आ गया। अब 80,000 ये मेरा EBIT है और EBT मेरा 40,000 है। तो EBIT डिवाइड बाय EBT, तो मेरे पास जो लीवरेज है वो 2 निकल कर आ गया। तो फेयरेबल जो हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज होता है, जैसे कि मैंने बोला, लीवरेज जो है एक डबल एज वेपन है। इसके 2 प्रभाव पड़ते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज अगर फेयरेबल है तो उसको एक टर्म बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि डेब्ट का यूज़ करके आप इक्विटी की रिटर्न्स को, इक्विटी की वेल्थ को, उनके EPS को, उनकी मार्केट वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। यानी आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहे हो, ट्रेडिंग इक्विटी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो डेब्ट को यूज़ करके। तो जब फाइनेंशियल लीवरेज फेयरेबल होता है उसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहा जाता है। कई बार आपसे ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम्पल। अब कितना फ़ायदा हुआ उसको आप डिग्री में मेजर करोगे, तो चेंज इन EPS डिवाइड बाय चेंज इन EBIT। EPS कैसे निकालते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पे EPS निकालना मैंने आपको सिखाया कि EAT को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो EPS आ जाता है। तो कितना चेंज हुआ EPS में डिवाइड कर दो कितना चेंज हुआ EBIT में, तो आपके पास फाइनेंशियल लीवरेज निकल आएगा। फाइनेंशियल लीवरेज प्लान आपको हेल्प करती है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स का प्रपोर्शन, कि कितना कितना जो प्रपोर्शन है वो आप कैपिटल स्ट्रक्चर का उसमें यूज़ कर रहे हो। ये अंडरस्टैंड करती है कि EBT आपकी किस तरीके से चेंज हो रही है। ये आपके फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करती है, जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज आपके बिजनेस रिस्क को मेजर करती है, इन द सेम वे फाइनेंशियल लीवरेज आपके फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करती है। और बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों जो रिस्क है वो एक तरीके के हमारे सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं, जो सिस्टम के हिसाब से बदलते रहते हैं, और ये हमारी प्रॉफिट प्लानिंग करने में भी हेल्प करती है। अब एक होती है हमारी कंपोजिट लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। ये हम दोनों, हाँ, ये दोनों जो हमारी लीवरेज है उसका कॉम्बिनेशन बताती है। यानी ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का अगर मुझे टोटल रिजल्ट निकालना हो तो मैं कंपोजिट लीवरेज का यूज़ करता हूँ। या ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमें रिलेशनशिप डिपेक्ट करती है रेवेन्यू, यानी कि सेलिंग प्राइस में रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स के रिलेशनशिप को अर्निंग बिफोर टैक्स से, उन दोनों के रिलेशन को दिखाती है हमें। इट रिवील द चेंज इन अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी EBIT की बात कर रहा है, ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज, और जिसको हम सेलिंग बात कर रहे थे, और EBIT के चेंजेस को हम कंबाइंड लीवरेज से दिखाते हैं। सीधा सीधा तो फार्मूला ये है कि आप फाइनेंशियल लीवरेज निकालो, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। दूसरा तरीका, आप कंट्रीब्यूशन निकालो और उसको EBIT से डिवाइड कर दो, तो आपके पास कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। तो ये बताता है मुझे
परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, ये होगी हमारी कंबाइंड लीवरेज। अब इसको निकालना कैसे मैंने, देखो अगर ये फार्मूला आप देखो ये किसका है, ये ऑपरेटिंग लीवरेज का है। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालते हैं हम, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो ईबीआईटी अगर कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। तो यही हमारा कंबाइंड लीवरेज का फार्मूला है। और ये इसी को अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट है, एक तो आपको सबसे नीचे की चीज़ का चेंज देखना है और एक सबसे ऊपर की चीज़ का चेंज देखना है, तो आपके पास कंबाइंड लीवरेज निकल आएगी। इससे फ़ायदा होता है, इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हो रही है। इससे हमें टोटल रिस्क यानी कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों का पता चलता है। तो अगर आप इसको शॉर्ट में समझना चाहो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेब्ट का प्रपोर्शन है। अगर ये डेब्ट का प्रपोर्शन इंक्रीज होता है तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज इन्फ्लुएंस होता है, फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज हो जाता है। इन द सेम वे कंपनी के प्रोडक्शन में कितना जो है आपका फिक्स कॉस्ट है, कितना आपका वेरिएबल कॉस्ट है। अगर फिक्स कॉस्ट का प्रपोर्शन इंक्रीज होता है तो आपको ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, और इन दोनों के टोटल बेनिफिट से आपके जो है सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, वो हमें बताता है कंबाइंड लीवरेज को। तो इस चैप्टर के अंदर आपसे जो मैंने न्यूमेरिक कराए वो आपसे न्यूमेरिक पूछे जा सकते हैं। और दूसरा ये फार्मूले आपको एक जगह कॉपी पे लिख लेने हैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और आपका जो है इस चैप्टर से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।